Hi, it is the possibility of having a dream come true that makes life interesting. Today is 25th of October 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट है जो रिपोर्ट लेके आता है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। लक्षद्वीप स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है इन टर्म्स ऑफ एरिया। गोदावरी लॉन्गेस्ट रिवर है पेनिनसुलर इंडिया की। मध्य प्रदेश प्रोड्यूस करता है मैक्सिमम मैंगनीज इन इंडिया। नर्मदा में बना है सरदार सरोवर डैम। भागीरथी टेहरी डैम पे वाटर लेके आती है। आज के सवाल है, द बुक ऐसे ऑन लिबर्टी इज रिटन बाय whom? How many seats are reserved for women in the Legislative Assembly election? Legislative Assembly. Chairmen and members of the UPSC Union Public Service Commission hold office for a term of how many years? Longest serving speaker of Lok Sabha is नाम क्या है? Who is the first president of Indian National Congress? When and where was the first EVM electronic voting machine was used? So these are 6 questions for today. आज की vocabulary है conform. इसका मतलब होता है अनुरूप, ढालना, comply with rules, standards और laws. hassle free है मतलब परेशानी नहीं है, irritating, inconvenience. poise है, poised personality है मतलब graceful है, elegant, bearing in a person. hampered है, hampered मतलब बाधा उत्पन्न, hinder और impede the movement or progress of. मिरियाड मतलब बहुत सारे हैं, काउंटलेस और एक्सट्रीमली ग्रेट इन नंबर, असंख्य. So these are some vocabulary words. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. अच्छी vocabulary रखना बहुत जरूरी है. आज के टॉपिक से चाइनाज न्यू लॉ फॉर्मलाइज इट्स LSE एक्शंस. आज फिर से इंडिया की बॉर्डर्स को समझते हैं. देन दिस इज अ गुड टॉपिक, इंडियाज ई-वेस्ट मेस स्टिंक्स. ई-वेस्ट रिसाइकलिंग क्यों जरूरी है, इससे रिलेटेड एक सवाल भी देखेंगे. देन दिस इज साबरमती रिवर, पेरियार रिवर इन केरला. दिस इज FATF. बिफोर दैट दिस इज बिल्डिंग लिंग्विस्टिक ब्रिजेस. भाषा में पकड़ क्यों ज्यादा जरूरी है. देन दिस इज मिटिगेटिंग अ क्राइसिस. अभी COP26 होने वाली है ग्लासगो, तो उसके बैकड्रॉप में ये एडिटोरियल है और ये है लीड आर्टिकल. देन दिस इज पेरिस डील. इंडिया एक्सपोर्ट करता है राइस को, बट राइस का एक्सपोर्ट पैटर्न क्या है, विल हैव अ टॉक. सेंट्रल एशियन आउटरीच, मिस इन्फॉर्मेशन, हेट स्पीच इन फेसबुक, स्टेट्स एडिबल ऑयल, सीड अ ट्रांजिशन. दिस इज अ वेरी गुड आर्टिकल कि हाई यील्डिंग क्रॉप पैटर्न क्यों जरूरी है. ये क्लाइमेट ऑन द ग्लोबल टेबल है, हम एक रिविजिट करेंगे 1992 अर्थ समिट से लेके दिस ग्लासगो तक का. देन एथिक्स में वी विल रीड अबाउट कीवर्ड्स लाइक मोरल्स, हेडोनिज्म एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी. So we are going to talk about all these important topics in next about 35 to 40 minutes. Our reference material is this The Hindu and this is Indian Express. Both are Delhi edition. So ये front page की first news है, China's new law formalizes its LSE actions. Line of actual control. See, चाइना की टेंडेंसी हमने पिछले कुछ टाइम से देखा है, वो यूनिलेटरली स्टेटस को चेंज करना चाहता है LSE पे. LSE को सॉल्व नहीं करना चाहता है, LSE में एनक्रोचमेंट कर रहा है और फिर उसके बाद बोलता है फेट अकॉम्प्ली. फेट अकॉम्प्ली मतलब जो हो गया सो हो गया, नाउ दिस इज द न्यू नॉर्मल. तो सी, चाइना ने वैसे ही किया, पहले एनक्रोचमेंट किया इंडियन एरिया में, नाउ दिस इज द न्यू बॉर्डर, ऐसा करके एक नया लॉ ले आया. China's new law formalizes its LSE action. जो गलवान क्राइसिस हुआ फिंगर एरिया में, तो चाइना अब नई LSE को डिफाइन करने के लिए, उसको नॉर्मलाइज करने के लिए ये लॉ लेके आया है, फॉर्मलाइज हो गया है. तो इसलिए अब ये सॉल्व करना और ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकता है बॉर्डर इशू विद चाइना. इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर रिविजिट करें तो ये है पाकिस्तान के साथ है 3323 किलोमीटर की लैंड बॉर्डर. इसके बाद आता है अफगानिस्तान, इसके साथ है 106 किलोमीटर. फिर ये चाइना स्टार्ट होता है, कुछ पार्ट ये है चाइना का, फिर बीच में नेपाल आ जाता है, नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर है. फिर दिस इज भूटान,
भूटान भूटान के साथ 699 किलोमीटर है, म्यांमार के साथ 1643 है और बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा 4096.7 किलोमीटर है। यहाँ फिर से चाइना का पैच आएगा, यहाँ पर चाइना का पैच आएगा एंड दिस इज चाइना। तो चाइना के साथ 3488 किलोमीटर की लाइन है। एलएससी मैकमहन लाइन, दोनों जगह एम्बिग्यूटी चाइना क्रिएट करता है एंड ट्राइंग टू यूनिलेटरली चेंज द बॉर्डर। सो इंडिया को यहाँ पे अपना गेम अप करने की ज़रूरत है। जो सेम चीज़ हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल मनोज नरवाने साहब ने कहा था कि हमें ज़रूरी है कि हम भी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करें, चाइना से डिप्लोमेटिकली, मिलिट्री, वर्ल्ड ऑर्डर पे सारी जगह से प्रेशराइज करें और प्रिपेयर्ड रहें कि हम जो चाइनीज़ एग्रेशन है इंडियन टेरिटोरी में उसको वार्ड ऑफ कर सकें। अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट्स नेसेसिटेटेड लार्ज स्केल रिसोर्स मोबिलाइजेशन। अब हमें भी रिसोर्स मोबिलाइजेशन करना पड़ेगा, फोर्सेस को रेडी रखना पड़ेगा और दिस डिप्लॉय करना पड़ेगा बॉर्डर एरिया में, बिकॉज ये जो नेफेरियस डिजाइन है, लैंड ग्रैबिंग टैक्टिक ऑफ चाइना, ये अब शेप लेती नजर आ रही है। और नॉट ओनली इंडिया, कल हमने भूटान भी देखा था, साक्टेंग सेंचुरी पे चाइना ने क्लेम कर दिया था। देन चाइना और भूटान के बीच में टॉक्स भी स्टार्ट हो गए, फॉर्मल टॉक्स। तो दिस इज अगेन अ न्यू डेवलपमेंट, लेट अस सी। सो दिस इज एलएसी एक्शन। सॉल्यूशन केवल एक ही है कि खुद स्ट्रांग बनो, स्ट्रांग बनना जरूरी है। इंडिया स्ट्रांग रहेगा तो फिर ये सारी प्रॉब्लम्स भी नहीं होगी, इसका सॉल्यूशन भी बेटर निकलेगा, हमारे फेवर में आएगा। सो द पॉइंट इज वी नीड टू बी बेटर प्रिपेयर्ड। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। ओके, देन दिस इज सेकंड पेज। ये है एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ और वो है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की। ये क्या है? ऐसे सीन अक्सर शहरों में भी दिखते हैं, गांव में भी दिखते हैं। मॉनिटर पड़ा है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं, ये सब कहलाते हैं ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। और इनका डिस्पोजल एक बहुत बड़ा हेडेक बन गया है। सेवन सिस्टम मोस्टली हिंजेस ऑन इनफॉर्मल प्लेयर्स लाइक रैग पिकर। अब सी, हमारे यहाँ कोई सिस्टम ऐसा है नहीं कि हम ई वेस्ट को अलग से सेग्रीगेट करें, ई वेस्ट को पुश करें रिसाइकल पे, और जो कलेक्शन है ई वेस्ट का उसका भी कोई फॉर्मलाइज चैनल नहीं है। तो द पॉइंट इज, इसमें क्या होता है, ई वेस्ट मिक्स हो जाता है दूसरे टाइप ऑफ वेस्ट में और ये सब पॉइजनस हैजार्डस भी होता है और फिर रिसाइकल एंड रिकवरी डिफिकल्ट हो जाती है। ये जो आर्टिकल है वो प्राइमरली ये बताता है कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट तो सी डेवलप हो ही रहा है, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक जिस तरीके से प्रोग्रेस हो रही है, न्यू टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स आ रहे हैं, तो जो पुरानी चीज़ें ऑब्सोलीट हो जाती है और वो बन जाती है वेस्टेज। अब ज़रूरी ये है कि इस वेस्टेज को हम एटलीस्ट रिड्यूस करें, रिसाइकल करें, रिड्यूस एंड रिसाइकल करें दिस वेस्टेज, और उसमें भी जो कलेक्शन पैटर्न है उसको ओवरहॉल करें। जैसे ई वेस्ट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट का है, हैंडल करना ज़रूरी है साइंटिफिक मैनर में, बिकॉज इसमें कई बार जैसे टॉक्सिक एलिमेंट्स भी होते हैं। टॉक्सिक जैसे बैटरीज होती है, लिथियम आयन पॉलीमर, ये बड़ी पॉल्यूटिंग होती है, टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, तो एनवायरनमेंट को डैमेज करता है और ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है ई वेस्ट। तो डिसमेंटल करें, रिसाइकल करें, जनरेशन कम करें ई वेस्ट का, लोगों में अवेयरनेस फैलाएं अमंगस्ट कंज्यूमर्स। These all things we need to do in totality so that हम ई वेस्ट डिस्पोजल को हैंडल कर पाए। अवेयरनेस से क्या होगा, जैसे गैजेट्स आप अपने रिसाइकलिंग सेंटर में जाओ, आप पुराने मोबाइल का क्या करते हो, जस्ट लाइक दैट फेंक देते हो क्या? या फिर आफ्टर उसकी शेल्फ लाइफ खत्म हो गई है मोबाइल की, खराब हो गया है, देन व्हाट? देयर हैज टू बी सम वे आउट कि हम उसको वापस रिसाइकल करें, कम से कम जो एसेंशियल पार्ट्स हैं वो रिसाइकल करें, और नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट डिस्पोजल भी साइंटिफिक वे में हम रिसाइकलिंग बैंक बना सकते हैं। डंप नहीं करना है हाउस होल्ड रबिश के साथ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को, शॉर्टकट्स भी नहीं लेने हैं, ट्रेड आप कर सकते हो। आजकल काफ़ी अच्छे एक्सचेंज ऑफर्स भी आते हैं, पुराना मोबाइल एक्सचेंज करा लो नए मोबाइल से, तो इससे वेस्टेज कम होगा। ई वेस्ट स्क्रैप शॉप में आप बेच सकते हो। सो द पॉइंट इज, होल हार्टेडली हमें ये जो मैस पहाड़ क्रिएट हो रहा है इसको क्लियर करना ज़रूरी है, और इसकी एक बहुत बड़ी इकोनॉमी भी है। अगर ये सारे पार्ट्स रिड्यूस, रीयूज, वापस रिसाइकल करें तो इसमें एसेंशियल जो केमिकल्स हैं, एलिमेंट्स, मेटल्स हैं, वो बहुत ज़्यादा यूटिलिटी हो सकती है उनकी, तो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग भी कम होगा। बिकॉज इन दी एंड अल्यूमिनियम, आयरन,
लेड बैटरीज एक्सेट्रा, ये तो लिमिटेड रिसोर्सेज है। सो दैट इज वाई रिसाइकलिंग करना बहुत जरूरी है। ई वेस्ट डिस्पोजल, ये टॉपिक भी फेवरेट टॉपिक है, तो इस पे हमें एक सवाल तैयार करना है। व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड ई वेस्ट? तो क्विकली वन पैराग्राफ में डेफिनेशन लिखिए, आप क्या समझते हो ई वेस्ट से। ये जो डेफिनेशन होगी ये आपके पूरे आंसर का पैटर्न सेट कर देगी कि लेवल क्या है स्टूडेंट का, उसने कैसी डेफिनेशन लिखी है, उसकी अंडरस्टैंडिंग ब्रॉडन है या लिमिटेड है, नैरो है। ट्राई टू राइट दिस डेफिनेशन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड ई वेस्ट। इसके बाद माउंटिंग प्रॉब्लम्स क्या हैं ई वेस्ट की इंडिया में, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम सॉल्व तब करेंगे जब आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो आइडेंटिफाई करिए प्रॉब्लम क्या है, और उसके बाद रेमेडियल मेजर्स बताइए। तो जब भी सवाल आप लिखते हो, आई एम रीडिंग योर आंसर्स, आप बहुत अच्छा लिख रहे हो, बस इसमें कंसिस्टेंसी मेंटेन रखिए और डे बाय डे बेटर करिए। खुद देखिए थोड़े दिनों बाद कि आपने आज से 15 दिन पहले जो आंसर लिखा था वो कैसा था। आप उसको खुद के सवालों को भी फिर से रीरीड करोगे ना, आपको बहुत अच्छी इंसाइट्स मिलेगी। एंड देन लर्न, पीयर लर्निंग इज सो गुड। लर्न की जैसे कोई एक पर्सन है वो इतना अच्छा फ्लो चार्ट बनाता है, आप क्यों नहीं बनाते हो? एक पर्सन है जिसकी कॉपी इतनी ब्यूटीफुल दिखती है, सब ऐसे सिस्टमेटिकली अंडरलाइन किया हुआ है, कटपिट नहीं है, आपकी क्यों नहीं होती इतनी अच्छी कॉपी? थिंक, इसी तरीके से आप में प्रोग्रेस होगा। और अगर आप इसे रोज करोगे तो डे बाय डे वंडरफुल प्रोग्रेस होगी आपकी। सो प्रैक्टिस, लिखना बहुत जरूरी है। जब तक आपका कलम नहीं चलेगा ये चीजें कंसोलिडेट नहीं होगी। अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो पेन, राइट, पेन एंड पेपर सबसे अच्छी चीज होती है, पेन एंड पेपर, राइट। सो ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन, ओके। देन और पैनिक भी नहीं करना है। जैसे कुछ स्टूडेंट्स तो बहुत ही अच्छा लिखते हैं तो उनको देख के बाकी सारे स्टूडेंट्स डर जाते हैं, नहीं डरिए मत, आप भी कोशिश करिए। सबका अपना अलग पेस होता है, सबका अपना अलग लेवल होता है। दे आर राइटिंग फॉर सो मेनी मंथ्स, तो उनका लेवल अच्छा हो गया है, आपका भी अच्छा हो जाएगा। जस्ट डू, वॉक योर ओन पाथ, ओके। अपने खुद के पेस से करिए, कंपैरिजन इज नॉट गुड, जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ। तो ये एसोचैम की रिपोर्ट भी यहाँ पे बता सकते हैं। आंसर में ऐसे रिपोर्ट्स वगैरह भी बीच बीच में लिख देना चाहिए। इससे क्या होता है, डेटा फैक्ट होता है, तो आपने जो भी थ्योरी दी है वो बैक्ड बाय प्रूफ हो जाएगा कि डेटा बैक्ड बाय स्कीम, समथिंग लाइक दैट। तो इसने भी बोला कि इंडिया जनरेट कर रहा है 2 मिलियन मैट्रिक टन ऑफ ई वेस्ट, और ये सब वेस्ट जा रहा है इनफॉर्मल सेक्टर के थ्रू आ रहा है। तो दिल्ली अलोन ही 9.5% है वेस्टेज ऑफ दिस कंट्री का इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, तो दिस इज अ बिग नंबर। हमें ज़रूरत है एक फॉर्मलाइज्ड चैनल की जिससे ई वेस्ट हम रिसाइकल कर पाए। ऑलराइट, अब ये है नेचर्स बाउंटी। नेचर्स बाउंटी, ऐसे कीवर्ड्स भी आप लिख लिया करो, ये कहीं ना कहीं आप यूज करना अपनी सब हेडिंग में, ऐसे में, नेचर्स बाउंटी। तो विलेजर्स फिशिंग एट दिस मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम ऑन थर्सडे। फिर ये है साबरमती रिवर फ्रंट, जैसे ये रिवर है, ये रिवर का बैंक है, यहाँ डेवलपमेंट करा, ब्यूटिफिकेशन किया, तो उसको बोलते हैं रिवर फ्रंट। साबरमती भी पॉल्यूटिंग को दूर करने के लिए इस पे काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स हुआ। अब हाई कोर्ट बोल रही है कि ये अभी भी पॉल्यूटेड है, वो क्यों है? तो जो रिवर पॉल्यूशन है, कुछ ही दिन पहले हमने यमुना रिवर पॉल्यूशन पढ़ा था। जो प्रॉब्लम यमुना की है ना, वो सारी प्रॉब्लम, सारी ऑलमोस्ट एवरी रिवर ऑफ इंडिया की सेम प्रॉब्लम्स है। सो दैट इज वाई आप यमुना को रिप्लेस कर दो दिस साबरमती से। मोर और लेस सब जगह सेम ही प्रॉब्लम है रिवर पॉल्यूशन का। एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज, इंडस्ट्रियल वेस्ट, सीवेज ट्रीटमेंट नहीं होगा, ये सब कॉमन है। तो साबरमती में भी सेम थिंग, पॉल्यूशन। लेपर्ड रिलीज्ड इनटू द वाइल्ड, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। लेपर्ड का ज्यादा मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है? उसका रीजन ये है कि जो टाइगर होता है वो तो कोर टेरिटरी में रह लेता है, कोर कोर एरिया ऑफ फॉरेस्ट में, और बिकॉज लेपर्ड स्मॉलर होता है तो लेपर्ड को वो पुश कर देता है फ्रिंज एरिया ऑफ फॉरेस्ट में, और फ्रिंज एरिया में ही ह्यूमंस भी आ जाते हैं। इसीलिए ह्यूमन और टाइगर का कॉन्फ्लिक्ट कम होता है बिकॉज टाइगर कोर पे है। ह्यूमन और लेपर्ड का कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा होता है बिकॉज लेपर्ड फ्रिंज एरिया में पुश हो गया है बाय टाइगर। So this is this nature's bounty. Villages on पेरियार बैंक्स इन अलर्ट मोड, कल हमने पढ़ा था सारे जो डैम्स हैं केरला के, हैवी फ्लडिंग, हैवी रेनफॉल के कारण अप टू द ब्रिम फिल हो गए, तो वाटर रिलीज करना पड़ेगा और फिर होगी फ्लडिंग। वाटर लेवल मुल्ला पेरियार डैम पे भी राइज हो रहा है, ओके।
देन monsoon. Now this is good. See, जो भाषा होती है ना, भाषा पे कमांड रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी लैंग्वेज अच्छी है तो आपने आधी बैटल तो अभी ही जीत ली आज की डेट में। लैंग्वेज में आपके पास रिटन स्किल्स होनी चाहिए, आपको पढ़ना आना चाहिए, रीडिंग स्किल्स होनी चाहिए और आपको स्पोकन भी आना चाहिए। ये तीनों फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन पे जितना जल्दी आप अपनी स्ट्रेंथ डेवलप करोगे उतने ही फायदे में रहोगे। और इस डिबेट में नहीं पढ़ना है इंग्लिश अच्छा, हिंदी अच्छा, रीजनल अच्छा। वर्क ऑन योर लैंग्वेज। हिंदी भी लिखना है तो अच्छी शुद्ध हिंदी बोलना और लिखना आना चाहिए। इंग्लिश में भी इंग्लिश की यूटिलिटी बहुत है एक्चुअली। इंग्लिश ज़्यादा वाइडली एक्सेप्टेड है इंटरनेशनल दिस प्लेटफॉर्म्स में। तो ये बात है यहाँ पे इंग्लिश की। और दिस फ्रेंच की भी, इंडियंस की फ्रेंच भी अच्छी होती है तो वो काफ़ी डिमांड पे है दिस फ्रांस के स्कूल्स एंड कॉलेजेस में। लिंग्विस्टिक ब्रिजेस, भाषा के ऊपर एक ब्रिज बन गया है फ्रांस के साथ, बिल्डिंग लिंग्विस्टिक ब्रिजेस। यंग इंडियंस फ्लुएंट इन इंग्लिश एंड फ्रेंच आर इन ग्रेट डिमांड एज इंग्लिश लैंग्वेज असिस्टेंट इन फ्रांस पब्लिक स्कूल। आप अपनी लैंग्वेज ठीक करो, आपके इतने नए डोर्स अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाएंगे लाइफ में, लाइफ इजी हो जाएगी। वर्क ऑन योर लैंग्वेज। देन दिस इज एडिटोरियल। फर्स्ट एडिटोरियल है एफएटीएफ का। एफएटीएफ की रिपोर्ट कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था। पाकिस्तान अभी भी ग्रे लिस्ट में है, टर्की अब ग्रे लिस्ट में है और मॉरिशस को अब ग्रे लिस्ट से क्लियर कर दिया गया है। व्हाट इज एफएटीएफ? तो एफएटीएफ का फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंस, पैसा, फ्रेंच नेम इधर से आया है, 1989 में बनी थी, G7 का इनिशिएटिव है। तो पहले एफएटीएफ का काम होता था कि फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज है, मनी लॉन्ड्रिंग है, इस सब को चेक करना। 2001 से हमने देखा टेररिस्ट एक्टिविटीज राइज हुई और टेररिज्म भी प्राइमरली फाइनेंस होता है कहीं ना कहीं से। तो टेररिज्म को भी एफएटीएफ में इंक्लूड कर लिया गया। आप बताओ, जो वाइल्ड लाइफ स्मगलिंग होती है साइट्स और इनके थ्रू, क्या वो भी एफएटीएफ के अंदर आता है? यस और ओके। सो 2001 से टेररिज्म फाइनेंसिंग भी एफएटीएफ के मैंडेट में आ गया। तो ये G7 कंट्रीज का इनिशिएटिव था। पेरिस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, फ्रेंच कनेक्शन है, 39 आज की डेट में मेंबर कंट्री है। ये देखते हैं कि कौन से स्टेट्स ऐसे हैं जो टेररिज्म को फाइनेंस कर रहे हैं तो उन पे लग जाती है ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट, इस टाइप से। तो पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में नहीं है, ब्लैक लिस्ट में केवल ईरान और नॉर्थ कोरिया है। बट ग्रे लिस्ट में अब ये 18 कंट्रीज हैं, 18। ये पहले कुछ टाइम पहले का न्यूज़ है। मॉरिशस अब हट गया है तो ये सारी कंट्रीज हैं। टर्की भी ज्वाइन हो गया है ग्रे लिस्ट में। तो ये कलर कोडेड एक टैग लग जाता है और उसके हिसाब से G7 एंड 39 मेंबर कंट्रीज दिस पॉलिसी इवेलुएट करते हैं। इसका प्राइमरली जो मैंडेट होता है, जैसे कलर कोडिंग में ग्रे लिस्ट हो गया, तो इससे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट्स आने बंद हो जाएंगे, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बंद हो जाएगी। तो फाइनेंस को यहाँ पे हिट होता है जो भी कंट्री अगर इसमें एफएटीएफ की लिस्ट में आता है, ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में। मनी ट्रेल फॉलो करो, अकाउंटेबिलिटी सेट करो। इधर टेक्निकल रिव्यू होता है, जैसे पाकिस्तान को 34 कंडीशंस दिया, इसको फुलफिल करो तभी लिस्ट से हम नाम हटाएंगे, वरना आप ग्रे लिस्ट में बने रहोगे। उसका रिव्यू हुआ, लिस्ट के सारे काम पाकिस्तान कर नहीं पाया तो उसको अभी ग्रे लिस्ट में ही कंटिन्यू करवा दिया है। पीयर रिव्यू होता है। तो दिस इज देयर। एनफोर्समेंट एजेंसी नहीं है, मीटिंग इसकी क्लोज डोर होती है। इंडिया ऑब्जर्वर है 2006 से और मेंबर बना 2010 में। तो इस तरीके से ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट होती है। ग्रे लिस्ट मतलब अलर्ट हो जाओ, दिस कंट्री हाई रिस्क जुरिस्डिक्शन है, और दिस ब्लैक लिस्ट मतलब कॉल फॉर एक्शन। तो पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म करता है, तो दैट इज वाई वो मेंटेन्ड है अभी दिस ग्रे लिस्ट में। सो दिस इज दैट एफएटीएफ। जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये GS2 में लिखा है पेपर में। तो इनका एक रफ आइडिया होना चाहिए, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, फुल फॉर्म क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है, लाइक दैट। मिटिगेटिंग अ क्राइसिस, ये एक आर्टिकल है और ये आर्टिकल है इन ग्लासगो ऑल आइज ऑन 2030। और इंडियन एक्सप्रेस का आगे एक इन्फोग्राफिक भी है। तीनों हम आज देखेंगे बिकॉज अभी ग्लासगो में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 26th मीटिंग होने वाली है और यहाँ डिसाइड होगा आगे क्लाइमेट एक्शन को कैसे, क्लाइमेट दिस चेंज को कैसे डील करें। अब सी, कॉप कैन एट बेस्ट इंसेंटिवाइज एडेप्टेशन। इंसेंटिवाइज एडेप्टेशन मतलब आपने क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़े तो हम आपको इंसेंटिव्स देंगे, पैसे देंगे, फैसिलिटी देंगे, लाइक दैट।
incentivize adaptation that aids a transition towards clean energy. क्लीन एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन होगा तो आपको इंसेंटिवाइज किया जाएगा। अब 120 कंट्रीज हैं, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज। तो ये जो मीटिंग थी ना वो एक्चुअली 2020 में होने वाली थी, बट उसको रीशेड्यूल करना पड़ा 21 कोविड-19। इस मीटिंग में जो पूरा बैकड्रॉप रहा है, अभी जैसे यूएस प्रेसिडेंशियल एडवाइजर कैरी भी इंडिया आए थे, इंडिया को पुश किया जा रहा था कि आप नेट जीरो का डेट डिक्लेयर करो, टारगेट दो। तो इस चीज के बैकड्रॉप में हमें दो चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है, एक तो बुलिंग का कॉन्सेप्ट और दूसरा क्लाइमेट चेंज की रियलिटी, और थर्ड हो जाएगा कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सी रिव्यू होगा यहाँ पे, अंडरटेकन सो फार, अभी तक क्या क्या एक्शंस लिए गए, वॉलेंटरी टारगेट्स थे रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस इमिशन के, वो हुए या नहीं हुए, पेरिस एग्रीमेंट ऑफ 2015। तो पेरिस एग्रीमेंट में हमने इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस भी किए थे, वॉलेंटरी रिड्यूस करेंगे ग्रीन हाउस गैसेस को, तो कितना डिलीवर किया ये यहाँ पे रिव्यू होगा। commit to some sort of deadline or a net zero timeline कि emission would peak and eventually abate। तो मतलब आप एक डेट बता दो कि जैसे कल सऊदी का देखा 2060 से नेट जीरो हो जाएगा, वो मतलब जितना ग्रीन हाउस गैस इमिट कर रहे हैं उतना ही वो कंपनसेट भी कर रहे हैं, प्लस माइनस जीरो, नेट जीरो। बट अगर ऐसी डेडलाइन सेट करने का प्रेशराइज किया जाता है बाय डेवलप्ड कंट्री टू अ कंट्री लाइक इंडिया जो डेवलपिंग है, तो ये बुलिंग भी हो रही है यहाँ पे। लिमिट करना है ग्लोबल वार्मिंग 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे, नेट जीरो इमिशन वुड हैव टू बी अचीव्ड बाय 2050, emission would need to be drastically cut at least 45% from 2010 लेवल बाय 2030। तो ये अभी बातें हैं, इस पे भी बहुत ज़्यादा ड्वेल नहीं करते हैं। 1 नवंबर को देखते हैं क्या डिसीजंस आते हैं, और वो जो डिसीजन होंगे वो हम पढ़ लेंगे। अभी सब स्पेकुलेशन है कि क्या क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो दीज आर देयर। क्लाइमेट क्राइसिस एग्जिस्ट करता है बिकॉज ऑफ एक्सेस एमिशन बाय द डेवलप्ड वेस्ट फॉर मोर देन अ सेंचुरी। अब ये बात है, पहला तो टारगेट देखा, फिर बुलिंग। अब ये प्रॉब्लम ये है कि एक टर्म होता है क्यूमुलेटिव, मतलब पिछले 200 साल से यूके यूएस खूब कोल बर्न किया इन्होंने, है ना। और अब इनको पता लगा कि कोल बर्न करने से ग्रीन हाउस गैसेस होती है। तो जब इंडिया की बारी आई, इंडिया पिछले 200-300 ईयर से कोल बर्न इतना नहीं कर रहा था इस स्केल में। अब जब इंडिया का प्राइम आने वाला है तो दे आर सेइंग कि कोल नहीं यूज करना चाहिए बिकॉज दिस इज वेरी पॉल्यूटिंग। तो इट इज ओके, वी अंडरस्टैंड कोल इज पॉल्यूटिंग, बट यहाँ आना चाहिए कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी। जो आपका पास्ट में इतना आपने बर्न किया है उसकी भी अकाउंटेबिलिटी पे करो, उसका भी पैसा दो। हम कोल बर्न नहीं करेंगे तो हमारी ग्रोथ हैम्पर हो जाएगी। हमको क्लीन एनर्जी में जाना है तो पैसे चाहिए, तो आप पैसे दो। ग्रीन क्लाइमेट फंड $100 बिलियन का, ये आर्ग्यूमेंट है। जो बहस हो रही है वो इसी बात पे हो रही है कि कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी हो, बुलिंग मत करो इंडिया को। लॉन्ग रोड ये होगा कि देखते हैं हेडलाइन अनाउंसमेंट क्या होता है, और फिर उसके बाद ऑपरेशनलाइज होता है या नहीं होता है। जैसे ग्रीन क्लाइमेट फंड $100 बिलियन का हो गया, बट उसमें पैसे आते ही नहीं है। तो द पॉइंट इज ऑपरेशनलाइज कैसे होगा। प्लस आपने इतने टाइम तक कोल बर्न किया तो आप उसका भुगतान भी करो। जीसीएफ $100 बिलियन है, उसमें पैसे कंट्रीब्यूट करो। ये इंडिया का आर्गुमेंट है। ग्लोबल वार्मिंग से हम डिनाई नहीं कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग है, दिस इज अ फैक्ट, और हम समझते भी हैं। दैट इज वाई हमने नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस किए, हम एक्टिवली सोलर पे भी वर्क कर रहे हैं। बट द पॉइंट इज ये बुलिंग विल नॉट बी टॉलरेटेड, बुलिंग विल नॉट बी टॉलरेटेड। सो दिस इज देयर। अब इसी से रिलेटेड जो लीड आर्टिकल है वो अगेन ग्लासगो के बारे में लिखा है। नेट जीरो 2050 तक अचीव करना है, जो अगेन डिस्टेंट ड्रीम है। लाउडेस्ट अभी बस यही चल रहा है कि नेट जीरो हो जाओ 2050 तक, मतलब ग्रीन हाउस गैस एमिशन इक्वलिंग एब्जॉर्प्शन बाय सिंक, जैसे फॉरेस्ट हुआ, ओशंस हुआ, लाइक दैट। तो इससे क्या होगा, नई ग्रीन हाउस गैस कोई एटमॉस्फेयर में नहीं आएगी, और एटमॉस्फेयर का क्लाइमेटिक चेंज जो हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, वो रिड्यूस हो जाएगी। फ्रेमवर्क कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज में लिखा होता है CBDR। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, हर आंसर में दिखना चाहिए, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज इंडिया इसी पे एम्फेसाइज कर रहा है। CBDR, डेवलप्ड कंट्री रेस्पॉन्सिबल है 75% ऑफ अक्यूमुलेटेड
एटमॉस्फेरिक ग्रीन हाउस गैसेज आप 200 साल से बर्न कर रहे हो, हमने तो आज चालू किया है 75%। तो शोल्डर मस्ट दे मस्ट शोल्डर। ये जो डेवलप्ड कंट्री है, ये डेवलप्ड इसीलिए तो हुई कि इन्होंने इतना ज्यादा कोल कार्बन फ्यूल बर्न किया। तो अब रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो शोल्डर करे बर्डन फॉर रिड्यूसिंग एमिशन डेवलपिंग कंट्रीज के साथ। सो दिस इज देयर। आप टेक्नोलॉजी दो, आप फाइनेंशियल असिस्टेंस दो, हमें ये डिमांड है। तो पॉइंट यहाँ पर यही है कि अक्यूमुलेटेड कार्बन और आज की डेट का रिपोर्ट दोनों को हम वन ऑन वन डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर सकते। जो इतना 75% अक्यूमुलेशन है, इसको भी फैक्टर इन करो डिसीजन मेकिंग में। कंट्री एमिट करती है 7% ग्लोबल एमिशन। नोट डाउन दिस डेटा। आज की डेट में इंडिया 7% ग्लोबल एमिशन करती है। पर कैपिटा देखा जाए, इस 7% को 1.3 बिलियन से डिवाइड करो तो पर कैपिटा बहुत कम हो जाएगा, और ये ग्लोबल एवरेज से बहुत कम है। बट अगर केवल 7% देखो तो आज की डेट में हम थर्ड लार्जेस्ट एमिटर है, इसको भी डिनाई नहीं कर सकते। बट इंडिया कंट्री भी ज्यादा है। इंडिया सच अ बिग कंट्री, ह्यूज ज्योग्राफी है, ह्यूज पॉपुलेशन है। तो उसके हिसाब से केवल ऐसे थर्ड लार्जेस्ट एमिटर बोलना और हमारे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को कट करना वो भी करेक्ट नहीं होगा। फिर ओनली टाइम ऑफ विच द वर्ड हैज लिटिल लेफ्ट विल टेल। अब आने वाले टाइम पे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल वी शुड बी नोइंग अबाउट पेरिस डील। पेरिस डील क्या हुई थी? पेरिस डील में ये था, ग्लोबल टेम्परेचर को रखना है वेल बिलो 2 डिग्री सेंटीग्रेड अबव प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स। एंडेवर टू लिमिट 1.5 तक रखना है। बाद में 1.5 हो गया, पहले 2 था। ये टारगेट था जो बाद में फिर 1.5 पे ही कंसेंसस हो जाएगा कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 1.5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब पिछले 200-300 सालों में जो हमने कोल बर्न किया, उससे क्लाइमेट टेम्परेचर राइज हुआ, वो मैक्स टू मैक्स 1.5 होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। लिमिट करें ग्रीन हाउस गैसेस को। लेवल्स ट्री सॉइल ओशन में नेचुरली एब्जॉर्ब करें। सिंक बनाएं, 2050 तक नेट न्यूट्रल बने। सारी कंट्री नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस ले, और 5 साल बाद टू रेज एम्बिशन रिव्यू होगा। तो 2015, 5 साल 2020 जो ग्लासगो इंपॉर्टेंट, बट 2020 में कोविड, तो 2021 ग्लासगो। तो ग्लासगो समिट रिव्यू करेगा नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस को। फिर क्लाइमेट फाइनेंस की बात है, $100 बिलियन का जो फंड है उसको रियलाइज करो। तो ये सब कुछ प्राइमर्स हैं। अभी आगे एक्सप्रेस में भी देखते हैं इसे कि क्या होने वाला है ग्लासगो में। अब जो होगा ना, उस पे जो न्यूज आएगी वो फाइनल न्यूज होगी, तो उसको हमें डेप्थ पे जाना है। अभी इधर तो स्पेकुलेशन ज्यादा है कि क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए। अभी तक इंडिया इंडिया ऐसा कुछ बताया भी नहीं। ऐसा सोच रहे थे कि इंडिया नए एनडीसी अनाउंस करेगा, बट अभी तक हुआ नहीं है। प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं, हो सकता है वहां पे कुछ अनाउंसमेंट हो जाए। सो जस्ट वेट। सो दिस इज दिस जगरनॉट का मीनिंग क्या होता है? टेल। इंडिया सेंट्रल एशियन आउटरीच। सेंट्रल एशिया बहुत जरूरी है कनेक्टिविटी के लिए, इसीलिए अफगानिस्तान के साथ भी हम थोड़े प्रैक्टिकल बन रहे हैं, प्रैग्मेटिक बन रहे हैं। एससीओ भी है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन भी है। सो दिस इज देयर सेंट्रल एशिया। ऑन द फ्यूचर देन दिस इज राइस शेयर इन इंडियाज एक्सपोर्ट्स। इसमें और कुछ नए पॉइंट्स नहीं है, रेगुलर टॉक्स हैं जो हमने इतने दिनों में किया है कि कनेक्टिविटी की जरूरत है, यहाँ पे पीस लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए। शंघाई कोऑपरेशन भी अगेन इंपॉर्टेंट है। चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है। इंडिया का नॉर्थ साउथ इंटरनेशनल कॉरिडोर, दिस ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर। पॉइंट इज वी नीड कनेक्टिविटी एंड सेंट्रल एशिया एशिया में हमें प्रेजेंस बढ़ाना चाहिए। ये बात है। अभी जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस जो फ्लैग हो गया यूरोप में, इंडिया से गया था, ऐसा ऐसा अक्यूजेशन है। वी डोंट नो द रियलिटी। राइस इज शेयर इन इंडियाज एक्सपोर्ट। यहाँ हम फोकस करते हैं कि राइस का शेयर कैसा है इंडिया का। क्या इंडिया सारा राइस यूरोप ही बेचता है या किसी दूसरे कंट्री में बेचता है, लाइक दैट। तो 17 से 22 के बीच में इंडिया ने 40.4 बिलियन का राइस एक्सपोर्ट किया। 90% राइस गया एशिया और अफ्रीकन कंट्रीज में। ना सी, यूरोप नहीं है। 90% जो है वो हम एशियन या अफ्रीकन कंट्रीज में बेचते हैं अपना राइस। 10% होता है वो 9 यूरोपियन कंट्रीज में जाता है। तो सी, मैक्सिमम कहाँ जा रहा है? एशिया। एशिया में भी ईरान, सऊदी, इराक, यूए ये ज्यादा खरीदते हैं राइस हमसे। अफ्रीका में बेनिन है। यूरोप, नॉर्थ अमेरिका तो बहुत कम परसेंटेज है। तो द पॉइंट इज 90% है एशिया और अफ्रीका में, केवल 10% यूरोप एंड अदर कंट्रीज में। अगर राइस को बाकी एक्सपोर्ट आइटम से कंपेयर करें तो राइस करीब यहाँ पे आ रहा है, इधर।
बाकी पेट्रोलियम ऑयल का भी हम एक्सपोर्ट करते हैं, हम क्रूड ऑयल बुलाते हैं, उसकी प्रोसेसिंग करते हैं और उसका एक्सपोर्ट कर देते हैं, पेट्रोलियम ऑयल्स। डायमंड्स का एक्सपोर्ट करते हैं, ये हाई मार्जिन कमोडिटी है, डायमंड एंड ज्वेलरी। ज्वेलरी, राइस, तो ये सब एक्सपोर्ट का वैल्यू है। राइस एक्सपोर्ट फिफ्थ हाईएस्ट शेयर है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट वैल्यू इन दिस पीरियड, तो राइस भी इंपॉर्टेंट है, चावल का एक्सपोर्ट। तो ये राइस का शेयर अगर देखें पूरे वर्ल्ड में जो एक्सपोर्ट होता है, तो इंडिया देखिए 30% है ग्लोबल राइस एक्सपोर्ट का। नियर कॉम्पिटिटर थाईलैंड है जो 20% पे है, और फिर इधर नीचे ये कंट्रीज है। तो मतलब राइस एक बहुत इंपॉर्टेंट कमोडिटी है इंडिया के लिए फॉर एक्सपोर्ट। सो ये जो पूरा डाउट हुआ अभी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप में, ऐसा माना जा रहा है जो फील्ड ट्रायल के लिए परमिशन दिया था, तो किसी ने फील्ड ट्रायल वाला राइस ही एक्सपोर्ट कर दिया। लॉजिस्टिक्स ने उसे नॉन जीएम वाला टाइटल टैग कैसे मिला, ये सब पे जांच होना चाहिए। अदरवाइज ये हमारे एक्सपोर्ट को हैम्पर करता है, इससे क्या होता है, ट्रस्ट डेफिसिट आ जाता है। सो दिस इज देयर। देन स्टेट्स टोल्ड टू हेल्प कट एडिबल ऑयल, खाने के तेल की जो कीमत है वो भी स्काई रॉकेट हो गई है, इसको कम करना जरूरी है। फूड सिक्योरिटी ने कहा टैक्सेस वगैरह दिस लगाइए, कम करिए। ये है मारिया रेसा, आपको अभी नोबेल मिला है। किसमें नोबेल मिला है आपको? जर्नलिज्म। फिलीपींस के हैं, नोबेल पीस प्राइज मिला है, पीस प्राइज, नोबेल पीस प्राइज मिला है, यू बिलोंग फिलीपींस। और दो, वन ऑफ द टू जर्नलिस्ट है, एक है रशियन एडिटर दिमित्री मुरातोव और एक है दिस मारिया रेसा फ्रॉम फिलीपींस। आप दोनों को मिला है नोबेल प्राइज इन दिस पीस, जर्नलिस्ट है। अब सी, यहाँ क्या लिखा है इन्होंने, वेन सिटीजन्स आर मैनिपुलेटेड ऑन सोशल मीडिया, सोशल मीडिया में ना मैनिपुलेशन होता है, दे डिस्ट्रस्ट एवरीथिंग। सोशल मीडिया में जो दिखता है वो ऐसा नहीं होता है। आई हैव टोल्ड यू इट मल्टीपल टाइम्स, डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड सोशल मीडिया में क्या हो रहा है। सिमिलरली जैसे टॉपर्स वगैरह जो बोलते हैं ना, एक बार कोई चीज सक्सेस हो जाती है तो वो बोलना आसान हो जाता है। सो आप ब्लाइंडली किसी को कॉपी मत करो, आप अपनी स्ट्रेंथ देखो, आपके लिए क्या चीज वर्कआउट होती है, क्या वर्क करता है, अपनी स्ट्रेंथ पे खेलो। ब्लाइंडली कॉपी नहीं करना है, ऐसे मैनिपुलेटेड भी नहीं होना है। ओके, तो यहाँ ये बताया कि सोशल मीडिया का आजकल गवर्नमेंट्स कैसे यूज करती है। तो जर्नलिस्ट क्या होता है? जर्नलिस्ट वो होता है जो ट्रुथ लेके आए, ट्रुथ लाए, फैक्ट लाए और रेस्पॉन्सिबली इंफॉर्मेशन का डिसैमिनेशन करे। तो ये जरूरी है जर्नलिस्टिक एथोस में। जैसे फेसबुक भी न्यूज में मिस इन्फॉर्मेशन ज्यादा है, हेट स्पीच ज्यादा है, रिपोर्ट करना जरूरी है दिस डॉक्यूमेंट्स। देन दिस इज नेक्स्ट, वैक्सीन रिकॉर्ड शोज इंडियाज कैपेबिलिटी, एक्सीलेंट। वैक्सीनेशन का सेकेंड डोज भी लगाई। ये एक म्यूजियम आने वाला था, लाइकली टू मिस डेडलाइन, म्यूजियम अभी रिवैम्प चल रहा है जिसको बोला जा रहा है सेंट्रल विस्टा रिवैम्प। यूज एंटी ड्रग फंड फॉर डी एडिक्शन, डी एडिक्शन जैसे कल हमने देखा था ड्रग एडिक्शन है, पनिशमेंट से ज्यादा रिफॉर्म्स बहुत जरूरी है। बिकॉज कल कोर्ट ने भी कहा था उसको एज अ पेशेंट ट्रीट किया जाए एंड देन रिहैबिलिटेशन, रिहैब दिया जाए, दिस शुड बी देयर। देन सो दिस इज दिस। अब ये हैं क्लाइमेट वल्नरेबल, इंटरव्यू है मोहम्मद नशीद का, दिस मालदीव्स। मालदीव्स में ही अंडर वाटर पार्लियामेंट का एक एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने मीटिंग कंडक्ट की थी। बिकॉज ये सारे जो आइलैंड्स हैं ना छोटे छोटे, ये कोरल आइलैंड्स हैं, सी लेवल हाइट बहुत कम है, सी लेवल थोड़ा भी ऊपर गया ये डूब जाएंगे। सो COP26 में अगेन बोल रहे हैं क्लाइमेट वल्नरेबल नेशंस रीस्ट्रक्चर करें डेट को। Then this is Colombo Port, sabotage CPEC. Then this is take a shot at target maturity fund by a hold, and this is sport. कल इंडिया हार गया, फर्स्ट मैच था, अभी वर्ल्ड कप बचा हुआ है, विल डू वेल। Then this is Facebook fueled hate speech and fake news in India, its staff found. So this is the front page of Indian Express. फिर ये दिल्ली होल्ड इट्स ब्रेथ, ये क्या चल रहा है? पराली जल रही है, स्टबल बर्निंग है। स्टबल बर्निंग का नाम आते ही आना चाहिए बायो डिकम्पोजर। पार्टिकुलेट मैटर, सफर, एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अब से ये बड़ा अच्छा इन्फोग्राफिक है, द एजेंडा फॉर ग्लासगो। रिकैप करते हैं 1992 जब हुआ था रियो अर्थ समिट, रियो डी जेनेरियो में। यहाँ मीटिंग हुआ और बात किया गया कि हमें कुछ ऐसा फ्रेमवर्क चाहिए जो क्लाइमेट चेंज और
पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, इन सब से डील कर पाए। तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCC मदर अग्रीमेंट दैट लेज डाउन द ऑब्जेक्टिव एंड प्रिंसिपल जिसपे क्लाइमेट एक्शन बाय कंट्रीज आर टू बी बेस्ड। तो इसकी शुरुआत हुई 1992 से। डेवलपिंग कंट्रीज का भी ऑब्लिगेशन कैपेबिलिटी किया, नॉन बाइंडिंग कमिटमेंट्स किए यहाँ पे। तो इस तरीके से शुरुआत हुई थी 1992 अर्थ समिट से, रियो डी जनेरियो की UNFCC बना। फिर दूसरा डेट इंपॉर्टेंट है 97 का COP3। यहाँ पे क्योटो प्रोटोकॉल होता है। क्योटो प्रोटोकॉल मतलब ग्रीन हाउस गैस का एमिशन कम करो, बिकॉज ग्रीन हाउस गैस से ही ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो ये क्योटो प्रोटोकॉल हो गया। ये प्रीकर्सर है पेरिस एग्रीमेंट का जो 2015 में आएगा। तो क्योटो याद रखना है, फिर अब पेरिस 2015, ये क्योटो ग्रीन हाउस गैस। अब 2017 में बाली एग्रीमेंट होता है। अब यहाँ बात होती है CBDR की, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि सबको मदद करनी है बट डेवलप्ड कंट्रीज को ज्यादा मदद करनी पड़ेगी। तो दिस इज CBDR। फिर आता है 2009 में कोपेनहेगन। कोपेनहेगन में ये बात होती है मदद तो करना है पर पैसे कहाँ से आएंगे, तो $100 बिलियन का फंड बनाएंगे। दिस 2009 COP15। फिर आता है COP21 जो होता है पेरिस एग्रीमेंट। अब ये क्योटो था, क्योटो को रिप्लेस करेगा दिस पेरिस। तो पेरिस सक्सेसर एग्रीमेंट आएगा। पेरिस एग्रीमेंट में बात होगी कि कंट्रीज अब आगे क्या करेगी क्लाइमेट चेंज से डील करने के लिए। और यही बात आती है नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन का भी, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। अब 5 साल बाद जो भी पेरिस की बात हुई थी उसके रिव्यू करने की बात थी। जैसे साइमन कमीशन था ना कि 1919 का एक्ट आया, 10 साल बाद उसको रिव्यू होगा, पर वो जल्दी हो गया या लेट हो रहा है। तो COP21 में बात हुआ 5 साल बाद पेरिस अग्रीमेंट का रिव्यू होगा, बट कोविड के कारण लेट हो गया। तो अब ये ग्लासगो समिट हो रहा है। तो ये टाइमलाइन है 1992 का अर्थ समिट, फिर क्योटो, फिर बाली में CBDR, फिर $100 बिलियन का फंड। तो हम दो चीज पे एम्फेसाइज कर रहे हैं, एक तो CBDR करो और दूसरा ये जो $100 बिलियन दिए हैं तो पैसा दो हमें। तो दिस इज CBDR एंड 100 बिलियन। और पेरिस में जो अग्रीमेंट हुआ उसका रिव्यू होगा अभी ग्लासगो में। क्योटो के बाद पेरिस आया और पेरिस का रिव्यू हो रहा है ग्लासगो में। CBDR और दिस इज $100 बिलियन, इन दोनों पे बात है। और UNFCC स्टार्ट हुआ था अर्थ समिट से। अब यूट्यूब कैसे वर्क करता है, विच वीडियोस टू रिकमेंड टू विच व्यूअर। सबसे बड़ी प्रॉब्लम न्यूज़पेपर में यही आती है कि अल्गोरिदम जो होता है यूट्यूब का वो समझता है कि न्यूज़पेपर में ऑल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन है, तो ये सेंसिटिव हो गया, सेंसिटिव, तो फिर इसका फीड में ज़्यादा नहीं आता है, फिर ये पुश हो जाता है, पुश बैक हो जाता है। दिस इज द मेन प्रॉब्लम। इवोल्यूशन ऑफ यूट्यूब रिकमेंडेशन, अब इसमें ज़रूरी भी है यूट्यूब का इवोल्यूशन कैसे हुआ, इनकी खुद की कोड्स एंड गाइडलाइंस हैं। तो दिस इज देयर यूट्यूब का इवोल्यूशन की वीडियोस जो आते हैं ना वो रिकमेंड कैसे होते हैं, अगर वायरल होते हैं तो कैसे होते हैं। सो दिस इज देयर यूट्यूब अल्गोरिथम ओके। देन अ सिमरिंग अनईज, बांग्लादेश में जो वायलेंस हुआ, दिस इज रॉन्ग। इसका रिपरकशन इंडियन स्टेट्स में नहीं आना चाहिए। गवर्नमेंट शुड बी माइंडफुल ऑफ रीजन्स मल्टीपल फॉल्ट लाइन होती है, सोसाइटी में भी फॉल्ट लाइन होती है, अपने कंट्री में भी फॉल्ट लाइन है। अब हमारा यह है कि हम उस फॉल्ट लाइन से ऊपर उठ के दिस स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाए, बजाय उन फॉल्ट लाइन को प्ले करने पर और बार बार दिस डैमेजेस होते रहेंगे अदरवाइज। सो ये जो वायलेंस है इसको करेक्ट नहीं है, कंडम किया गया है इसे, और इसका रिपरकशन कंट्री में नहीं आने देना है। This is fuel and food. Commodity inflation is back. Policymaker presents a tricky situation. Inflation is not right. The great man syndrome, step too small. ये important है. Time to see the transition. See, ये देखिए लैंड एरिया, देखिए जम्मू कश्मीर में जो एवरेज एरिया ऑपरेटेड पर होल्डिंग है वो कितना कम है, पर इनकम पर हेक्टर कितनी ज्यादा है, मतलब कम लैंड पे। और इधर की जमीन कोई पंजाब जैसी फर्टाइल भी नहीं होगी बिकॉज ये पहाड़ी एरिया है, बट इधर पर हेक्टेयर जो इनकम है वो ज्यादा है। वाई? क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, हाई यील्डिंग क्रॉप्स पे यहाँ पे फोकस किया जाता है। कश्मीर, केरला, मेघालय, हिमाचल, अरुणाचल, सिक्किम, फ्रूट्स वगैरह पे ये ज्यादा फोकस कर रहे हैं। और फिर अगर देखें इंडिया का ओवरऑल इतना है, और मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, इधर मतलब जमीनें तो बहुत है बट उससे इतना उत्पादन हो नहीं रहा है। तो यहाँ जो बात है वो बात है पंजाब की।
जैसे पंजाब के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर का भी एक स्टेटमेंट आया था कि पंजाब में राइस ही राइस हो रहा है। राइस जो है वो बहुत ज़्यादा वाटर गजलिंग क्रॉप है, राइस के लिए बहुत पानी चाहिए। तो सॉल्ट पैन में कन्वर्ट हो रहे हैं पंजाब हरियाणा के खेत बिकॉज ऑफ एक्सेसिव दिस ग्राउंड वाटर से यहाँ पे ड्रेन हो रहा है, पानी दे रहे हैं वो, राइस के लिए बहुत पानी चाहिए। तो क्यों ना हम राइस से मेज की तरफ शिफ्ट हो, मेज की तरफ, मेज बेटर होगा। डाइवर्सिफाई करें फ्रूट्स और वेजिटेबल में, तो इससे क्या होगा, अर्निंग्स बढ़ेगी और जो एनवायरनमेंट है, सॉइल हेल्थ भी बेटर होगा, बायोडाइवर्सिटी भी बेटर होगा। तो ये आर्ग्यूमेंट है, डाइवर्सिफाई करें कल्टीवेशन को, केवल राइस और व्हीट इन दोनों के अलावा भी कुछ दिस कल्टीवेशन करें, दिस इज डाइवर्सिफिकेशन। देन अ फास्टर ट्रैक टू ग्रोथ है, ये बात है आईटी रूल्स इंपॉर्टेंट है। कुछ ही दिन पहले हमने डिटेल में काफी टाइम तक पढ़ा था आईटी रूल्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सेफ हार्बर जो मिलता है आईटी प्लेटफॉर्म एग्रीगेटर को, ये चला जाएगा अगर वो आईटी रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे। अकाउंटेबिलिटी सेट करना बहुत जरूरी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। देन दिस इज माइग्रेंट कैरावन, कैरावन का मतलब क्या होता है, टेल। देन दिस इज कोलंबिया, चाइना 75% पॉपुलेशन फुल्ली वैक्सीनेटेड है। सर्टेन क्वार्टर्स विद वेस्टेड इंटरेस्ट टार्निशिंग बांग्लादेश इमेज, अभी बांग्लादेश का रिलेशन इंडिया के साथ, इंडो बांग्लादेश स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे था, तो वी नीड टू एंश्योर एंड डील विद दिस सिचुएशन टैक्टफुली। देन एफपीआई रिमेन्स नेट सेलर, गिफ्ट सिटी का री इंश्योरेंस, सिंगापुर ओपन हो रहा है बट कंडीशंस अप्लाइड। फ्यूल प्राइस बढ़ रही है, 107 रुपए हो गया है, 107। देन दिस इज एवरग्रेनेड फिर से रिज्यूम कर रहा है 10 प्रोजेक्ट्स, रियल एस्टेट क्राइसिस चल रहा है चाइना में। सो दिस इज द इंडियन एक्सप्रेस। अब बात करते हैं हम एथिक्स के। तो वाटर मोरल्स, मॉरल वैल्यू होती है सोसाइटी का एक्सेप्टेड प्रिंसिपल, जैसे आपको हेल्प करना चाहिए, लाइक दैट, दीज आर दीज मोरल वैल्यूज, बिलीफ सिस्टम सोसाइटी के प्रिंसिपल्स होते हैं। तो हर सोसाइटी के डिफरेंट प्रिंसिपल्स भी हो सकते हैं। तो यूएसए की मोरल वैल्यूज अलग हो सकती है, इंडिया में हमारी अलग वैल्यूज होती हैं। तो दीज आर सोसाइटीज एक्सेप्टेड प्रिंसिपल, जैसे ये हेल्प कर रहा है। कंडक्ट दैट इनेबल पीपल टू लिव कोऑपरेटली, ये कोड है, एक टाइप ऑफ कोड है जिससे स्मूथ फंक्शनिंग होती है सोसाइटी की, कोऑपरेशन होता है। देन दिस इज हेडोनिज्म, जैसे चारवाक फिलोसफी पढ़ते हैं ना अपन, खाओ पियो ऐश करो, तो ये हेडोनिज्म है। हेडोनिज्म इज अ फॉर्म ऑफ कॉन्सिक्वेशनलिज्म that approves of action that produce pleasure and avoid pain. Have pleasure, avoid pain, that is this hedonism. फिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी होती है कि जैसे हम सोसाइटी में रह रहे हैं, कोऑपरेशन, कोऑपरेशन जरूरी है, तो हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, दिस कॉन्ट्रैक्ट, ये आइडिया है सोसाइटी एग्जिस्ट करती है बिकॉज ऑफ एन अग्रीड टू सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स जो हमारे बिहेवियर रूल्स को कंडक्ट करता है। तो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। ये हेडोनिज्म है, ये मोरल वैल्यूज है। सो दिस इज क्लाइमेट ऑन ग्लोबल टेबल। सो टुडे वी टॉक्ड अबाउट ग्लासगो, अभी होने वाला है, इसको और डिटेल में देखेंगे अपन। प्रिपेयर ई वेस्ट पे एक प्रिपेयर करना है, यू हैव टू प्रिपेयर दिस एंड प्रिपेयर अ नोट ऑन द पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट। इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, ये भी आगे बहुत काम आएगा। पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट, एक नोट प्रिपेयर करिए। सो दिस इज 25th of October 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.